इस चर्चा में स्वागत है। आज हम मौर्य सम्राट अशोक पर बात कर रहे हैं। इतिहास में उनका नाम मतलब बहुत सम्मान से लिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, अशोक महान। हमारे पास एक स्रोत है, सम्राट अशोक धर्म और अहिंसा के मार्ग पर। तो हमारा मकसद है अशोक के जीवन के जो अहम पहलू हैं उनको समझना। हाँ, खासकर वो बदलाव, शुरू की कठोरता से लेकर बौद्ध धर्म अपनाने तक का सफर। सही। एक शासक जो पहले अपनी कह सकते हैं निर्दयता के लिए जाने जाते थे और फिर अशोक महान। तो चलिए देखते हैं इसे और करीब से। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अशोक के परिचय से। मौर्य वंश के तीसरे शासक। शासनकाल मोटे तौर पे 268 से 232 ईसा पूर्व है ना? जी, लगभग यही समय माना जाता है। पाटलिपुत्र में जन्म हुआ, पिता बिंदुसार, माँ का नाम सुभद्रांगी बताया जाता है स्रोत में। लेकिन उनके शासन का जो शुरुआती दौर था वो वैसा नहीं था जैसा हम बाद में देखते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है वो निर्णायक मोड़, 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध। स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ। काफी भयानक बताया गया है, लाखों लोगों की मौत और उससे भी ज्यादा लोग मतलब बेघर हुए। और यही वो पॉइंट है जहां स्रोत कहता है कि अशोक पर इसका गहरा असर पड़ा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे। कहते हैं कि युद्ध का वो मंजर देखकर अशोक मतलब अंदर तक हिल गए थे। और स्रोत के हिसाब से इसी अनुभव ने उन्हें बौद्ध धर्म की शांति और अहिंसा की तरफ मोड़ा। ये कोई सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं थी, शायद एक गहरा व्यक्तिगत बदलाव था। अच्छा, तो ये बदलाव जब आया तो असल में क्या बदला? मतलब क्या ये सिर्फ उनकी अपनी आस्था थी या शासन में भी देखा? नहीं, ये शासन में भी उतरा। उन्होंने धम्म को मतलब नैतिक जीवन के सिद्धांतों को अपने शासन का आधार बनाया। धम्म? हाँ, धम्म। और इसमें सिर्फ अहिंसा नहीं थी। जैसा स्रोत बताता है, बड़ों का आदर करना, दासों और नौकरों से नरमी बरतना, सभी धर्मों का सम्मान करना, सहिष्णुता। बिल्कुल सहिष्णुता और दान देना। ये एक तरह का आप कह सकते हैं सोशल और मॉरल कोड बन गया उनके साम्राज्य के लिए। और ये सिर्फ उनके अपने साम्राज्य तक ही नहीं रहा है ना, इसका प्रसार भी हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि अशोक ने धम्म का संदेश बाहर भी भेजा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ कहाँ भेजा? उन्होंने अपने दूत श्रीलंका भेजे, मध्य एशिया भेजे, शायद मिस्र और ग्रीस तक भी। और इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ठीक से समझने और सहेजने के लिए उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति भी करवाई। अच्छा, वो विद्वानों की सभा। जी हाँ, बौद्ध विद्वानों की एक बड़ी सभा। ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था। यहाँ एक और बात ध्यान में आती है। धम्म प्रचार तो ठीक है, लेकिन क्या आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ ठोस किया गया? स्रोत कुछ कहता है इस बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये अशोक की विरासत का एक बहुत अहम हिस्सा है। स्रोत में कई जन कल्याण के कामों का जिक्र है। जैसे सड़कें बनवाना, सड़कों के किनारे पेड़ लगवाना। ये तो था ही, लेकिन उससे भी बढ़कर मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल खुलवाना। पशुओं के लिए भी? जी हाँ, पशुओं के लिए भी। स्रोत में ये खास तौर पर लिखा है। फिर जो व्यापार के रास्ते थे उन पर यात्रियों के आराम के लिए सराएं बनवाईं, कुएं खुदवाएं और पशु बलि पर रोक लगाना। हाँ, ये तो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात रही होगी। बिल्कुल, ये एक तरह से शासन में करुणा को लाना था एक्टिवली। जाहिर है, इतना बड़ा साम्राज्य था तो ये सब विचार, ये नीतियां लोगों तक पहुंचाना भी तो एक चुनौती होगी। वो कैसे किया उन्होंने? हाँ, वो उन्होंने उस समय के टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने संदेश, अपने आदेश पत्थर के खम्भों पर और चट्टानों पर खुदवाए। अशोक के शिलालेख? जी, वही अशोक के शिलालेख। और ये ऐसी जगहों पर लगवाए गए जहां लोग आते जाते हों, उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, और सिर्फ एक भाषा में नहीं, स्थानीय भाषाओं और लिपियों में भी। तो ये उस जमाने का एक तरह से मास कम्युनिकेशन था। मकसद सिर्फ सूचना देना नहीं था, बल्कि नैतिक मार्गदर्शन भी था। सही। ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि शासन के जरिए नैतिक मूल्यों को कैसे फैलाया जा सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के आधार पर अगर हम देखें तो अशोक की स्थायी विरासत क्या है? क्या चीज है जो आज भी याद की जाती है? देखिए, उन्हें भारत के महानतम शासकों में गिना जाता है, ये तो है। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। जैसा स्रोत बताता है, उनकी असली विरासत उनके नैतिक शासन के प्रयास में है। नैतिक शासन? हाँ, युद्ध छोड़कर शांति और सहिष्णुता को अपनाना, प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखना। कलिंग युद्ध के बाद का उनका जीवन ये दिखाता है कि सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ विनाश के लिए नहीं, बल्कि निर्माण और कल्याण के लिए भी हो सकता है। और शायद यही सोच उन्हें इतिहास में खास बनाती है। तो आज के इस चर्चा से हमने सम्राट अशोक के जीवन के कुछ
अहम वोड़ देखे। कलिंग युद्ध का वो अनुभव, हाँ, वो भयानक अनुभव। जिसके बाद उनका वो गहरा हृदय परिवर्तन हुआ। फिर धम्म का प्रचार, जिसमें नैतिकता, सहिष्णुता पर जोर था और जन कल्याण के वो काम। जी, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सही। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक व्यक्ति के अपने मूल्यों में बदलाव न सिर्फ उसका जीवन बल्कि इतिहास का रुख भी बदल सकता है, और कैसे हजारों साल पुराने नैतिक सिद्धांत आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अशोक ने अपने संदेश पत्थरों पर लिखवाए, जो आज भी हैं, समय की मार झेल गए। आज के इस डिजिटल युग में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बनता और मिटता है, हम अपनी सबसे जरूरी सीखों और संदेशों को आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी रूप से कैसे सहेज सकते हैं?